हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों, ये वेक्टर सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2D। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D स्पेस। बच्चों क्या होता है, अगर मान लो देखो एक्चुअली यहाँ पे क्या फ़र्क आ जाएगा। पिछले लेक्चर में हमने जब किसी वेक्टर को रिजोल्व किया था तो हमारे पास एक x था और एक y था। इस बार एक कंपोनेंट और आ जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, z एक्सेस बोलेंगे। आओ समझते हैं कहानी को। मान लो मेरे पास अभी तक सिर्फ x और y था, है ना। थोड़ा सा ज़रा बढ़िया तरीके से लाइन बनाते हैं। लाइन बनाना कभी ज़रा, मान लो ये x है और ये y एक्सेस है और ये तीसरी एक्सेस है z एक्सेस। अब इसको दिखाना ज़रा मुश्किल है, मैं इसको इस तरीके से दिखा देता हूँ। तो दिस इज़ अवर z एक्सेस, ठीक है ना। अब अभी तक क्या होता था, सिर्फ x और y हुआ करता था। अब z एक्सेस भी आ गया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, 3D स्पेस बोलते हैं। अब होगा क्या, होगा वही, है ना, होगा वही कि हमारे पास होगा एक वेक्टर a। अब अभी तक हम सिर्फ एक एंगल लिया करते थे, या तो वो x के संग होता था या वो y के संग होता था। बच्चों इस बार कुछ ज़रा चेंज होने वाला है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो वेक्टर a है, ये जो वेक्टर a है, ये x से मान लो कोई एक एंगल बना रहा है, लेट इट बी अल्फ़ा। कितना एंगल बना रहा है, अल्फ़ा एंगल बना रहा है। उसी तरीके से ये जो वेक्टर है, ये y एक्सिस से कुछ एक एंगल बना रहा है, उसको हम एज्यूम कर लेते हैं वो कितना बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। और इसी तरीके से ये जो a है, वेक्टर a है, ये z एक्सिस से कोई एक एंगल बना रहा है, सपोज करते हैं ये गामा एंगल बना रहा है। मेरे कहने का मतलब है ये वेक्टर इन तीन एक्सेस से तीन डिफरेंट एंगल बना रहा है, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए मेकिंग एन एंगल अल्फ़ा, बीटा एंड गामा विथ एक्स, वाई एंड जेड एक्सेस। अब बच्चों होगा क्या, होगा वही जो हमने पिछली क्लास में देखा था। अब मैं आपसे कहूँ कि इस वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट कितना होगा, तो बच्चों सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो वहाँ 2D में किया था वही काम करें। मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ इस वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट कितना होगा। तो आपको याद आया होगा, जहाँ एंगल होता है वहाँ होता है कॉस, जहाँ एंगल होता है उसमें लेते हैं हम कॉस। मतलब जो एंगल अंडर ऑब्जर्वेशन होगा उस एक्सेस में वहाँ आएगा कॉस। मतलब इसका जो ए एक्स है वो लिखा जाएगा इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल अल्फ़ा, है ना, सही है। उसी तरीके से मैं आपसे कहूँ इस वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट कितना होगा, तो आपका जवाब होगा मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल, जितना भी ये वाई एक्सिस से बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। उसी तरीके से मैं आपसे कहूँ कि इसका जेड कंपोनेंट कितना होगा, तो आप लिखोगे उस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल गामा, है ना। ये पहली चीज़ है और ये चीज़ हम 2D से रिकॉल कर सकते हैं। तो एक्स कंपोनेंट हो गया ए कॉस अल्फ़ा, वाई कंपोनेंट हो गया ए कॉस बीटा और जेड कंपोनेंट हो गया ए कॉस गामा। अब ज़रा ध्यान से देखना, अब अगर इस सिचुएशन में मैं यहाँ से कॉस अल्फ़ा निकालूँ तो कॉस अल्फ़ा आएगा ए एक्स ओवर ए का मैग्नीट्यूड। ध्यान रखना बच्चों, अगर हम यहाँ वेक्टर नहीं लगा रहे तो इसका मतलब हम मैग्नीट्यूड की बात करें। तो आपकी इच्छा है, आप यहाँ पे डंडे डाल के लिख दो, वेक्टर लगाओ और दो डंडे लगा दो, या फिर सिंपली ए करके लिख दो, ये दोनों बातें एक ही हैं। तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा आएगा ए एक्स ओवर ए, वहीं कॉस बीटा की अगर बात करूँ तो कॉस बीटा होगा ए वाई ओवर ए के बराबर। उसी तरीके से कॉस गामा के लिए पूछूँ तो कॉस गामा आएगा ए जेड ओवर ए के बराबर, है ना। तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा हमने एक्सट्रैक्ट करी है ना। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं 2 और इसको कुछ देर के लिए मान लेते हैं 3। अब एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि इन सभी क्वांटिटीज़ को, है ना, इन सभी को, या फिर ऐसे कहो कि इस वेक्टर ए को, है ना, इस वेक्टर ए को अगर मैं वेक्टरली रिप्रेजेंट करना चाहूँ, इस वेक्टर ए को अगर मैं वेक्टरली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो वो किस तरीके से होगा, ज़रा देखना। ये वो वेक्टर है, ये वो वेक्टर है जो x से, y से और z से किसी एंगल्स पे इंक्लाइंड है। तो अब इस a का x कंपोनेंट, या यूँ कहूँ कि ये जो a का इम्पैक्ट x डायरेक्शन में कितना होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, ए एक्स आई कैप। बहुत बढ़िया। उसी तरीके से मैं कहूँ इसका इम्पैक्ट y डायरेक्शन में कितना होगा, ये होगा ए वाई जे कैप। पूछूँ इसका इम्पैक्ट z डायरेक्शन में कितना है, तो आप कहोगे ए जेड के कैप के बराबर, है ना। तो ये इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब मैं जानना चाहूँ कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड के आप चाहो डंडे डाल दो या फिर इसको ऐसे ही लिख दो, दोनों बातें एक ही हैं। तो इसका मेरी हैबिट जरा डंडे डालने की है, तो मैंने यहाँ पे
दो दंडों के बीच में इस वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब मैं इसके अब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो जो इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है आपको याद आया होगा, 2D में हमने क्या किया था, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर किया था। अब क्या कर देंगे, अब कर देंगे ax का स्क्वायर ay का स्क्वायर, तो ऐसे ही रहा, और संग में क्या इन्वॉल्व हो जाएगा, az का स्क्वायर इन्वॉल्व हो जाएगा। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई है ना। तो इस सिचुएशन में ये हो गया इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन और ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। ये सब पुरानी बातें हैं ना, पुराने 2D वाले 2D जब आपने स्टडी करी थी तो 2D के बेसिस पे आप इस चीज़ को बड़े आराम से समझ जाएंगे। इसमें नई चीज़ क्या आने वाली है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो उसके लिए ज़रा मुझे थोड़ा बोर्ड साफ करना पड़ेगा, तब तक आप इन चीज़ों को पॉज करके नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन और ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, उससे पहले जरा मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ बच्चों, यहाँ पे जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा लिखा हुआ है ना, इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। इसको बोलते हैं हम डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए। इसको प्यार से क्या बोलते हैं, डीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीसी भी बोलते हैं। तो डीज आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए। इसके बारे में आगे बहुत बातें होंगी, जब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे वहाँ पे इनका बहुत यूज़ होने वाला है। वहाँ पे जब आप डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ोगे, इनफैक्ट इसका यूज़ ज़्यादा जो होगा वो डॉट प्रोडक्ट में इसका यूज़ होगा। खैर वो बात की बात है, उसको छोड़ो, अभी इस पर ही फोकस करते हैं। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए। अब जरा यहाँ पे दोबारा से आओ, तो ये था वेक्टर ए और ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब देखो एक रिजल्ट यहाँ पे आएगा, ये रिजल्ट कुछ नहीं है, ये रिजल्ट आएगा रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस, है ना। अब इसके मैग्नीट्यूड को जरा मैं लिखता हूँ, तो जरा यहाँ से देखो ax की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, ये आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू कॉस ऑफ एंगल अल्फा। तो ax को मैंने रिप्लेस किया किससे, a का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल अल्फा, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। उसी तरीके से अगर मैं ay की बात करूँ तो ay कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू कॉस ऑफ एंगल बीटा। तो ay की जगह पे लिखा a इंटू कॉस बीटा का होल स्क्वायर। मैं पूछूँ az क्या होगा, तो यहाँ से आप az भी निकाल सकते हो, ये आएगा a इंटू कॉस ऑफ एंगल गामा, और इसका भी कर दिया स्क्वायर। बताओ यहाँ तक बात क्लियर हो गई है ना। अब देखो बड़ा सिंपल सी कैलकुलेशन है, देखो a ऊपर चला गया, इसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं। तो ये था a का मैग्नीट्यूड। अब ज़रा ध्यान से देखना, हाँ देखो यहाँ a स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर, a स्क्वायर, तीनों में a स्क्वायर कॉमन है। जब कॉमन आएगा ये रूट से जब बाहर आएगा तो a बचेगा। तो फाइनली इसकी शक्ल ऐसी दिखेगी, ये a बाहर आया है ना, तीनों का a बाहर आया, मैग्नीट्यूड है बाहर आ गया a की फॉर्म में। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। सेट है ना। यहाँ है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यहाँ है ए का मैग्नीट्यूड। जब चॉट टूटती है ना बड़ा अजीब सा ऐसा लगता है ना। और यहाँ भी मेरे पास क्या है, ए का मैग्नीट्यूड। तो ऑब्वियस है ये हो गया यहाँ से कैंसिल आउट, तो बचा क्या, 1 इज इक्वल टू इतने के बराबर। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, ये तो कैंसिल आउट हो ही गए। जब मैं स्क्वायरिंग करूँगा तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा, सॉरी कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, है ना। तो बस ये हो गया रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। मतलब अगर मैं एक वेक्टर ए की बात करूं जो एक्स वाई जेड से अल्फा बीटा और गामा एंगल बना रहे हैं, तो उस सिचुएशन में इन डायरेक्शन कोसाइन का जो स्क्वायर का सम होता है वो कितना होता है, 1 के बराबर होता है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो नए नवेले 11th में जब गए हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो याद रखना, कोई वेक्टर ए एक्स वाई जेड से कुछ एंगल्स अगर बना रहा है, अगर हम उनके डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो इनके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। रिलेशन क्या होता है इनके बीच, अगर हम इसके स्क्वायर का सम कर दें तो इक्वल टू 1 के आता है। अच्छा, इसी को अगर मैं थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करूँ तो आपको पता होगा कि कॉस स्क्वायर अल्फा कुछ नहीं है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा भी होता है, वही क्लास 10th वाला फॉर्मूला। प्लस वहीं कॉस स्क्वायर बीटा की बात करूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अगर कॉस स्क्वायर गामा की बात करूँ ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा के बराबर। और ये सारा कार्यक्रम कितने के बराबर है, अभी भी 1 के बराबर। वेरी गुड, है ना। अब जरा ध्यान से देखना, हाँ देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 3, और 3 अगर यहाँ जाएगा तो ये आएगा 1 माइनस 3 दैट इज -2। खैर हम एक काम करते हैं, हम ये जो माइनस साइन वाले टर्म्स हैं इन सबको क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, और जो बाकी सारा बचेगा उसको राइट साइड में रख देते हैं। तो ये 3 टर्म को मैं इधर की तरफ को ले गया, ये दिखेगा कुछ ऐसा। अब यहाँ तक बोर्ड विजिबल है या नहीं जरा उसको देखना पड़ेगा, हाँ विजिबल है। तो इन सारे साइन वाले टर्म्स को मैं यहाँ ले गया तो ये बनेगा
साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, है ना। ये सब इधर गए, यहाँ बचे 1 2 और 1 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 3, और ये 1 यहाँ जाएगा तो 3 माइनस 1 ये बचेगा 2 के बराबर। तो ये बच्चों दो रिलेशन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें से खास तौर पे ये वाला जो रिलेशन होता है, कौन सा और कहाँ गया, हाँ ये वाला जो रिलेशन है, थोड़ी खिचड़ी टाइप की बन गई है। वीडियो को पॉज करके एक बार रिवाइंड करके फिर देख लेना। ये दो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें से ये वाला रिलेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है ना। इसका आगे यूज़ भी करेंगे हम, तो ध्यान रखना। अल्फ़ा बीटा गामा किसी वेक्टर ए के एंगल्स हैं जो एक्स वाई जेड से बन रहे हैं, तो उस सिचुएशन में इनके डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम होता है 1 के बराबर, और इसके रेस्पेक्टिवली ये बात भी हम कह सकते हैं। ये डायरेक्शन कोसाइन है, ये ज़्यादा यूज़ किया है, इसको तो हमने सिर्फ मॉडिफाइड फॉर्म में इसको इस तरीके से लिख दिया है। ठीक, तो उम्मीद है यहाँ तक का जितना भी है ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ें और इसके रेस्पेक्टिवली कुछ क्वेश्चन ज़रा डिस्कस करेंगे। अब देखो इसमें और क्या बातें हम सीख सकते हैं। तो हमने सीखा कि अगर कोई वेक्टर ए है जो 3D स्पेस में है, तो उसका जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन था वो क्या था, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, है ना। अब देखो बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। अब अगर ये वेक्टर ए है तो ये इसका हो गया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। और मैंने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड मैंने इसको ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, उस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो ये डिवीज़न में ये ए का मैग्नीट्यूड तीनों को मिलेगा और कुछ इस टाइप की आपको ये इक्वेशन नज़र आएगी। तो ये था वेक्टर रिप्रेजेंटेशन और दोनों साइड हमने वेक्टर ए के इसको मैग्नीट्यूड को डिवाइड किया। अब ज़रा ध्यान से देखो ये चीज़ क्या दिख रही है आपको, इसको आप ज़रा याद करो, मैंने आपको पहले भी समझाया था। तो ये वो वेक्टर ए है और नीचे है उस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। याद करो ये क्या हुआ करता था, याद आया, हाँ आपको याद आया होगा। अगर कोई वेक्टर ए है तो उस वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होता है, सॉरी उस वेक्टर ए का जो यूनिट वेक्टर होता है वो कैसे लिखा जाता है, वेक्टर ए ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। इस तरीके से हम उस ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर को डिफाइन करते हैं। याद है ना, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर जो सिर्फ क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है ना। सिर्फ किस लिए काम आता है, डायरेक्शन बताने के लिए काम आता है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिटी होता है, मतलब 1 होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वेक्टर ए है, मुझे उसका यूनिट वेक्टर ढूंढना है या यूनिट वेक्टर पता करना है, तो कुछ नहीं है, वो वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैप लगा दी इज इक्वल टू वो वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो अगर आप ध्यान से देखो ये जो टर्म लिखा है मैंने, वो वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये कुछ नहीं है, ये है इस वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर। क्लियर है ना। अब जरा इस टर्म को पकड़ो, थोड़ा सा जरा पन्ने पलटो। ये आपने क्या देखा था, हाँ ये देखा था आपने कॉस ऑफ एंगल इस सिचुएशन में अल्फा इंटू आई कैप प्लस ये क्या था, कॉस ऑफ एंगल बीटा विथ जे कैप प्लस ये को क्या बनेगा, कॉस ऑफ एंगल गामा विथ के कैप। बताओ याद आई या नहीं आई बात, है ना। तो बस ये मैं आपको सिखाना चाह रहा था। अगर कोई वेक्टर ए है तो उस वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर इस तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है। अब इसमें क्या सीखने लायक है, क्या समझने लायक है, तो बच्चों मैं आपसे पूछूं ये बता क्या रहा है आपको, आप समझो। ये उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, डायरेक्शन। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ये वो यूनिट वेक्टर है, ये वो यूनिट वेक्टर है जो किसके डायरेक्शन में है, ए के डायरेक्शन में। ये वो यूनिट वेक्टर जो किसके डायरेक्शन में है, ए के डायरेक्शन में है ना। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए, इसको हम कहेंगे इट इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर ऑफ ए, इसको बोलेंगे हम यूनिट वेक्टर ऑफ ए। क्या बता रहा है ये बता रहा है डायरेक्शन किसका, उस वेक्टर ए का डायरेक्शन बता रहा है। भाई यूनिट वेक्टर का काम एक ही तो होता है, क्या बताना, डायरेक्शन बताना। तो इस सिचुएशन में ये यूनिट वेक्टर क्या बताएगा, उस वेक्टर ए का डायरेक्शन बताएगा, है ना। इसका यूज़ होगा कभी ना कभी आगे जाके। तो उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आई होगी। बच्चों रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D प्लेन में थ्योरेटिकल पार्ट तो बच्चों इतना ही होता है ना। इससे ज़्यादा थ्योरी इसमें नहीं हो सकती, जितनी हो सकती थी या जितनी मुझे आती है वो मैंने आपको यहाँ पे सिखा दी है। अब बारी है कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने की। आइए कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। जितना भी हमने सीखा उसके बेसिस पे कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स जरा लगाने की कोशिश करते हैं। अच्छा पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, आपसे कहता है फाइंड द एंगल, फाइंड द
एंगल दैट वेक्टर ए आपको दे रखा है 2y प्लस 3j माइनस k कैप। फाइंड द एंगल दैट वेक्टर ए मेक्स विथ y एक्सेस। अब देखो न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो थ्योरेटिकल पार्ट की पूरी फीलिंग कराते हैं, तो थ्योरी पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल्स करना बहुत ज़रूरी है। बिना न्यूमेरिकल्स के थ्योरी कभी क्लियर नहीं हो सकती है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी कुछ सिखा जाएगा, जो भी आपने सीखा हुआ है उसका रिकॉल भी हो जाएगा और आप और चीज़ें बढ़िया तरीके से सीख जाओगे। तो क्वेश्चन में कहता है फाइंड द एंगल दैट वेक्टर ए। अब ये आपको एक वेक्टर दे रखा है, कहता है ये वेक्टर ए वाई एक्सिस से कितना डिग्री एंगल बना रहा होगा या कितना एंगल बना रहा होगा। तो सबसे पहले ढूंढते हैं हमारा वाई एक्सिस। तो बच्चों ये था हमारा वाई एक्सिस और ये है वो वेक्टर ए जिसकी हम यहाँ पे मान लो बात कर रहे हैं। तो वेक्टर ए वाई से कितना एंगल बना रहा है, तो यहाँ तो मैंने आपको बीटा से दिखा रखा है। अब ये वो कौन सा एंगल होगा, जरा उसके ऊपर बात करते हैं। अब आप अगर देखो किसी वेक्टर को अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ या वेक्टरली रिप्रेजेंट करता हूँ, तो उसमें जो ये वाला टर्म होता है ये होता है इसका ए एक्स, उसी तरीके से ये होता है इसका ए वाई, मतलब इसका इम्पैक्ट अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, और के का कोफिशिएंट है -1। ऐसा आप सोच के चलो तो उसका मतलब ये बताएगा आपको ए जेड। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब इस सिचुएशन में आपसे कह रहा है कि ये वेक्टर ए वाई एक्सेस से कितना एंगल बनाएगा। तो वाई के लिए आपको फिर ये वाली चीज़ याद आ जानी चाहिए, ये चीज़, ये वाई डायरेक्शन, ये वो कंपोनेंट है जो वाई के अलॉन्ग है। अब कैसे करके एंगल निकाला जाए, आपको याद आनी चाहिए तुरंत के तुरंत क्या, अपने डायरेक्शन कोसाइन याद आने चाहिए। तो मैंने अभी आपको सिखाया था हमारे पास 3 डायरेक्शन कोसाइन है, एक है कॉस अल्फा, दूसरा है कॉस बीटा, तीसरा है कॉस गामा। हाँ, अब कॉस अल्फा क्या है इस सिचुएशन के हिसाब से, कॉस अल्फा कुछ नहीं है, जो ये ए एक्स के संग एंगल बना रहा है। तो बताओ इस कॉस अल्फा को हम कैसे लिखते थे, हम लिखते थे ए एक्स ओवर ए का मैग्नीट्यूड, है ना। और कॉस बीटा क्या होता था, ए वाई ओवर ए का मैग्नीट्यूड। अब कॉस गामा क्या होता था, ए जेड ओवर ए का मैग्नीट्यूड। अब देख लो आपसे क्या पूछा हुआ है, आपसे कह रहा है कि ये वाई डायरेक्शन से कितना एंगल बनाएगा, वाई एक्सेस से कितना एंगल बनाएगा। इसका मतलब बात हो रही है सिर्फ इस वाले टर्म की बात हो रही है। अब अगर इस वाले टर्म की बात हो रही है तो इसमें क्या क्या हमारे काम का है, तो उसको ज़रा यहाँ लिख देते हैं। तो बात हो रही है कॉस बीटा के रिस्पेक्टिवली, मतलब बीटा एंगल मुझे यहाँ पे चाहिए, क्योंकि बीटा ही वो एंगल है जो वाई एक्सेस से जो कुछ एंगल बना रहा होगा। बीटा वो एंगल है जो वाई एक्सेस से बन रहा है इस वेक्टर ए का। तो कॉस बीटा कितने के बराबर, ए वाई। अब ए वाई कितना है, तो ए वाई है हमारे पास 3, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ओवर उस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो आपको मैग्नीट्यूड लिखना तो खैर आ ही गया है, तो बताओ कितना आएगा, 2 का स्क्वायर, हाँ, प्लस 3 का स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया, प्लस। अब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो कुछ बच्चे इसको 0 भी मान लेते हैं। 0 नहीं होता बेटा, 0 हो जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसको आप बाई डिफ़ॉल्ट कितना मानते हो, 1। अब नेगेटिव की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात चल रही है। तो आप सिंपली क्या लिखते हैं, जो भी उसका कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके लिखते हैं। मतलब इसको सॉल्व कर दो तो फाइनली वी विल गेट कॉस बीटा इज इक्वल टू 3 ओवर 4 और ये 9, मतलब 4 और 9 13, 13 प्लस 1 14, सही कर रखा ना मैं, 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14, तो ये आ गया √14। अब यहाँ पे बच्चों 2 सिचुएशन होती हैं, 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। या तो आपको बीटा की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, है ना। मान लो अगर यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया होता, 1/2 आ गया होता, √3/2 आ गया होता, है ना, तो या फिर 1 ही आ गया होता, तो वो तो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती हैं, वहाँ से आप डायरेक्टली बीटा निकाल सकते हो। क्योंकि अब ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, रेशनलाइज वगैरह करके भी कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इस सिचुएशन में जो आप अपना आंसर रखोगे या अपना आंसर छोड़ोगे वो ऐसे छोड़ोगे, बीटा इज इक्वल टू कितने के बराबर, कॉस इन्वर्स, इसको इन्वर्स फंक्शन बोल देते हैं, 3 ओवर √14। अब आपको इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, इन्वर्स फंक्शन आगे जाके कभी आप मैथ्स में पढ़ोगे जो मैथ्स वाले हैं। अब जो मैथ्स वाले नहीं हैं बस इसको समझ लें कि कॉस को अगर यहाँ लेके जाएंगे तो कॉस की पावर यहाँ 1 है तो यहाँ -1 हो गई, ऐसा सोच के चलें। हालांकि ये इन्वर्स फंक्शन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 12th में बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ाया जाता है। तो फाइनली ये मेरा आंसर छूटेगा। अगर कोई स्टैंडर्ड वैल्यू होती 1/2 √3/2 टाइप की तो फिर बीटा की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती। अब क्योंकि हमारे स्कूल एग्ज़ाम में या नीट या जेईई ऐसा एग्ज़ाम में कैलकुलेटर ले जाना तो अलाउड होता नहीं है, तो फिर आंसर फिर इस तरीके से ही छोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर आ गया। अब मान लो इसी सिचुएशन में आपसे पूछा होता कि एक्स से कितना एंगल बनाएगा,
तो यही सारा कार्यक्रम आप दोबारा करते और न्यूमरेटर में 3 की जगह पे क्या आ जाता, 2 आ जाता। पूछता जेड के संग कितना एंगल बनाएगा, तो न्यूमरेटर में इस बार 3 की जगह पे क्या आ जाता, 1 आ जाता। ध्यान रखना हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, नेगेटिव पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं बनता है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 आता और नीचे वही रहता, दैट इज वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखना। आपको ना 2 वेक्टर्स दे रखे हैं, आपको एक दे रखा है वेक्टर ए, ये रखा है आई प्लस 2j बोल रहा हूँ, 3j लिख रहा हूँ, चलो 3j मान लो, और यहाँ दे रखा है प्लस 2k। ये एक वेक्टर दे रखा है ए और एक वेक्टर दे रखा है आपको वेक्टर बी, और ये दे रखा है मान लेते हैं 2i प्लस 5j और प्लस k। ठीक है, बस थोड़ा सा ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ, अब कभी कभी क्या होता है ना, आपको 3D में एडिशन सबट्रैक्शन में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो कैसे करके होगा उसके ऊपर ज़रा डिस्कशन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझसे ना 2 सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल पूछा गया है कि वेक्टर a प्लस बी क्या होगा ये बताएं। दूसरा सवाल कह रहा है कि वेक्टर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये 2 सवाल आपसे पूछे गए हैं मान लो, बहुत ही आसान से सवाल है। अब ज़रा आप पहले पार्ट को देखो, तो जो a प्लस बी होता है किसी भी 2 वेक्टर का ये एडिशन होता है, तो जब आप 2 वेक्टर को ऐड करोगे तो आपको कोई एक तीसरा वेक्टर मिलेगा, उसको हम r बोल देते हैं, और यही क्या है आपका a प्लस बी। अब इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपली क्या करना है, इन 2 वेक्टर्स को ऐड कर देना है बस। अब जब इनको ऐड करेंगे तो ये हो गया वेक्टर a मतलब i प्लस 3j प्लस 2k, है ना। इसको ऐड करना है किसी वेक्टर b से। अब वेक्टर b क्या दे रखा है, 2i प्लस 5j प्लस k। अब इनका एडिशन क्या होगा वो हमें करना है, तो बच्चों याद रखना i में i ही ऐड होगा, है ना। ये एक किस्म के x y z टाइप के हैं, तो i में सिर्फ i ऐड होगा। तो i में जब i ऐड होगा, ये i का कोफिशिएंट है 1 प्लस 2 मिलके बनेगा 3, और ये आ जाएगा 3i। ध्यान से देखना, कभी कभी जब नए 11th में बच्चे गए होते हैं तो इनमें ही गलतियां कर देते हैं, तो ध्यान रखते हैं i में सिर्फ i ऐड होगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी मैंने ले रखा है। तो ये हो गया 3i, और j में सिर्फ j ऐड होगा। मेरा i और j करीब करीब एक जैसा लगता है, तो कृपया थोड़ा सा समझदारी के संग देखना। हाँ, तो j में सिर्फ j ऐड होगा और 3 प्लस 5 मिलके बन जाएगा 8j। अब बचा ये वाला टर्म, ये z वाला टर्म है, तो 2k प्लस 1 ये मिलके बन जाएगा 3k के बराबर। तो ये हमारे पहले पार्ट का आंसर आ गया। हमसे कहा था a प्लस बी कितना होगा, तो बच्चों a प्लस बी सिर्फ a प्लस बी पूछा हुआ है, तो a प्लस बी जोड़ के कोई एक वेक्टर आएगा, उस वेक्टर को मैं r बोल रहा हूँ। अब मुझे इसका रिजल्टेंट पता करना है, तो इसका रिजल्टेंट कैसे पता होगा वो हम जानते ही हैं। तो ये एक नया वेक्टर आपके सामने आ गया है। अब मैं इसका अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता करना चाहूँ तो वही चीज़, ये इसका ax, ये इसका ay और ये इसका az होगा। तो मतलब इसके x कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस इसके y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इसके z कंपोनेंट का स्क्वायर। अब इसको ऐड करो, जो भी आएगा वही इसका क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा, है ना। क्लियर हुआ। अच्छा, इसी में मैं एक पार्ट और जोड़ता हूँ। मान लो तुमसे कहता कि इसका a माइनस बी निकालो, तो जैसा a प्लस बी में किया वही काम a माइनस बी में भी करेंगे। उसे कहे कि पहले इसका a माइनस बी निकालो और फिर इसका a माइनस बी का मैग्नीट्यूड पता करो। बिल्कुल सेम काम यहाँ भी होगा। अब ये वेक्टर a था, ये वेक्टर b था। मान लो मुझे अब a माइनस बी निकालना है, तो अब इसके लिए कोई एक नया वेक्टर आएगा, उसको मैं r डैश बोल देता हूँ इस बार, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। मुझे चाहिए a माइनस बी, तो इस बार हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। एक्चुअली हम a में जोड़ रहे हैं क्या, माइनस ऑफ b। अब जब a में माइनस ऑफ b जोड़ेंगे तो क्योंकि आपको वेक्टर्स पूरे पूरे दिए हुए हैं, तो इस बार एंगल की कोई बात नहीं होगी, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दोनों को जोड़ सकते हो। तो a हो गया a प्लस 3i प्लस 2k, और इसमें आप ऐड कर रहे हो माइनस ऑफ b, तो यहाँ लगेगा माइनस और यहाँ आ जाएगा ये वाला वेक्टर। तो जगह चाहिए थोड़ा, इसको मिटा देता हूँ। तो अब ये b वेक्टर मतलब 2i प्लस 5j प्लस k, है ना। तो पहले प्लस किया था, अब माइनस कर रहे हैं। अब रूल्स रेगुलेशन वही रहेंगे जो आपने मैथ्स में अभी तक सीखे हुए हैं।
तो अगर आप देखो तो ये आई जोड़ देगा आई के साथ ही, तो ये बनेगा आई माइनस 2j। आंसर क्या आएगा? माइनस आई, है ना, इतना जोड़ना आता है सभी को। यहाँ आई माइनस 5j, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से माइनस 2j। यहाँ 2 है माइनस ऑफ 1, तो ये आएगा प्लस k। तो ये आ गया आपका r डैश, मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। अब मान लो मुझसे पूछ दिया जाए कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो बच्चों इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ, ध्यान देना मैग्नीट्यूड में हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज लिखनी होती हैं, मतलब इसका पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो इसका आई का कोएफिशिएंट है -1 का स्क्वायर कहो या सिंपली अब 1 का स्क्वायर कर दो, एक ही बात है, प्लस इसका ए वाई है इसका -2 का स्क्वायर, या फिर आप सिंपली 2 का स्क्वायर लिखो, प्लस इसका 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे आपको a माइनस बी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो सारे आसान से क्वेश्चन है ना इसमें, लेकिन गलतियाँ हो जाती हैं। अब जो बच्चा का हाथ सेट है, जो पढ़ के आ रखा है, जिसको वेक्टर्स वगैरह आते हैं, उसके लिए तो बहुत चीज़ें आसान होती हैं, लेकिन जब नए जब बच्चे वेक्टर्स सीखते हैं तो वहाँ पे छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, इसलिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन लेना बहुत ज़रूरी है। तो आपको दे रखा है a = i -3j और वेक्टर b दे रखा है आपको 2j -3k, है ना। अब देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ k नहीं है, यहाँ i नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये सही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर a है इसका इम्पैक्ट सिर्फ x में है और y में है, जबकि इसका इम्पैक्ट z में कितना है? 0 है, मतलब z में ये काम नहीं कर रहा है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका इम्पैक्ट j और k में है, i में ये काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है ये सब, है ना। तो ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है, ये मत सोचना कि यहाँ k नहीं है या यहाँ i नहीं है तो मतलब ये गलत है, सही है, बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में आपसे कह रहा है फाइंड वेक्टर a -2 टाइम्स ऑफ वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड आपने निकालना है। तो बच्चों मैग्नीट्यूड डायरेक्टली निकलता नहीं है, सबसे पहले आपको a -2 वेक्टर b कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसको कैलकुलेट करने के बाद आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे। आओ देखो कैसे करके निकालेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में आप क्या करोगे? आप वेक्टर a -2 टाइम्स ऑफ वेक्टर b, इसको आप सॉल्व करो। तो आप इसको सॉल्व कैसे करके करेंगे देखो। तो वेक्टर a तो जैसा था वैसे का वैसा आया, मतलब i -3j माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ। अब बच्चों ये कोई स्केलर है जो किसी वेक्टर b से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वेक्टर b आपको दे रखा है कितना? वेक्टर b दे रखा है 2j -3k। अब स्टेप नंबर 1 में आप क्या करो, क्योंकि ये स्केलर है, ये स्केलर सभी को मिलेगा, है ना, इससे इसको भी मल्टीप्लाई करोगे और इसको भी मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ तो ये i -3j ऐसे ही रहा, अब इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये -4j बनेगा और प्लस 6k बनेगा, है ना। वही अलजेब्रा के रूल्स लगा रहे हैं। अब i और j में कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, जो थोड़ा सा लंबा सा है ये j है, थोड़ा जो छोटा सा है वो i है। अब देखो तो यहाँ पे सिर्फ एक ही i है, तो i तो एक ही है, ये ऐसे ही रह गया। अब j 2 है यहाँ पे, अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये -7j के बराबर आएगा, सेट है ना, प्लस कितना बचा? 6k बचा। तो ये आ गया आपका क्या? ये आ गया वेक्टर a -2 टाइम्स ऑफ वेक्टर b। अब मुझे करना क्या है? मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको पता ही लग गई हैं चीज़ें। तो इसके x कंपोनेंट का स्क्वायर, इसके y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इसके z कंपोनेंट का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द फाइनल आंसर, ठीक। बच्चे एक सिचुएशन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, काइनेमेटिक्स में भी काम आएगी यहाँ। मान लो एक वेक्टर a है और ये रखा है तुम्हें 2i -3j, है ना। एक सिचुएशन मान के चलना, इसको S1 बोल देता हूँ, सिचुएशन 1, ठीक। तो a दे रखा है आपको 2i -3j और वेक्टर b दे रखा है आपको, मान लो ये दे रखा है -4i + 6j। ये दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं। अब आप बात को ज़रा समझना, इसको हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व ना करते हुए एबनॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे। हाँ, तो मैं आपसे यहाँ पे कहता हूँ कि आप मुझे a - b बताओ, ठीक है, कुछ नया देखने को मिलेगा। हाँ, एक काम करो, a + b करते हैं इसका। आप मुझे a + b बताओ, ठीक। अब a + b होगा कितना ये आपको करना आता है। हाँ, तो मैं आपको जरा यहाँ पे कुछ और सिखाना चाहता हूँ, उसको समझना आप, और मैं यहाँ पे ग्राफिकली बातों को समझाऊँगा। तो ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे z नहीं ले रखा है
तो 2D का खेल चल रहा है, मतलब एक हो गया x हो गया, एक हो गया y। अब जरा ए को देखो आप और बहुत ध्यान से देखना, ए दे रखा है 2y माइनस 3j। मैं इसको ग्राफिकली जरा रिप्रेजेंट करता हूँ। अब क्योंकि ये x का a का जो a कंपोनेंट x कंपोनेंट है ये 2y है, मतलब मान लेते हैं ये चीज़ आई होगी 2y, ठीक है ना। तो अब क्योंकि x डायरेक्शन में दिखा दिया तो i की ज़रूरत नहीं, क्योंकि i अपने आप में खुद रिप्रेजेंट करता है कि ये x डायरेक्शन में है, और मैंने क्योंकि उसके मैग्नीट्यूड को x डायरेक्शन में दिखा दिया है तो मैं इसको सिंपली किससे दिखाऊंगा, 2 से दिखाऊंगा। तो ये अपने आप में सफिशिएंट है ये बताने के लिए ये 2y है, और इसका जो y कंपोनेंट है ये माइनस 3j है। तो आपको पता होगा j y डायरेक्शन में होता है प्लस के साथ, नीचे की तरफ को माइनस के साथ, तो मतलब इसका जो y कंपोनेंट है वो -3। अब यहाँ पे -3 नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और ऐसा लिखना बताता है हम किसकी बात कर रहे हैं। मतलब मैं अगर आपको इस तरीके से दो वैल्यूज़ दिखाऊं और कहूँ कि इसको वेक्टोरियल लिखो तो ये अपने आप में 2y और ये अपने आप में -3j बनेगा। तो यहाँ पे ना नेगेटिव आएगा ना j लिखने की आपको ज़रूरत है, ये सिंपली सफिशिएंट है लिखने के लिए। आप लिखना चाहो तो कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन अच्छा है कि आप इसको ऐसे करके लिख दो। अब बचा वेक्टर b। अच्छा, उससे पहले ज़रा मैं आपसे कहूँ कि अगर ये ax है, ये इसका ay है, तो ऑब्वियस है इस a का जो नेट होगा वो कहीं इधर की तरफ को होगा। खैर अभी मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा कुछ और है। अगला है b x में काम कर रहा है -4। तो -4 दिखाने के लिए मुझे ये x पॉजिटिव ये x नेगेटिव, मतलब यहाँ रहा होगा आपका -4। अब मैं इसकी नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि अपने आप में पता लग रहा है कि अगर x उधर पॉजिटिव है तो इधर की तरफ को फिर वो माइनस रहा होगा। अगला है +6। अब प्लस से है तो ऊपर की तरफ को जाते हैं, ये हो गया 6। सेट है। अच्छा, इस सिचुएशन में मैं आपसे पूछूं a + b कितना आएगा, तो a + b निकालने के लिए पहले जरा हम इसकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो यहाँ आएगा a + b, तो a + b का मतलब इन दोनों को हम एज अकॉर्डिंग जोड़ रहे हैं, तो ये बनेगा 2, चलो लिख लेते हैं 2y -3j। मैं जोड़ रहा हूँ क्या, वेक्टर b, और वेक्टर b है -4i + 6j। और इसको आप जब जोड़ोगे देखो कितना आएगा, तो ये 2y के संग i के संग i आएगा, तो 2 -4 मतलब -2y, j में j जुड़ेगा तो 6j -3j + 6, ये आएगा +3j। तो ये आ गया आपका a + b। क्या आ गया, a + b, क्योंकि ये दो वेक्टर का ऐड करे थे तो मिला भी क्या, एक वेक्टर मिला। अब इस चीज़ को ज़रा ग्राफिकली ज़रा समझना, आप इसको ग्राफिकली ज़रा जानना। तो ये 4 टर्म थे जिसमें से ये वाले a के लिए थे और ये वाले b के लिए थे। अब आप देखो क्या आने वाला है, तो इसके लिए मैं फिर इसको ग्राफिकली जरा रिप्रेजेंट करता हूँ। तो a और b जोड़ने के बाद मुझे ये मिल रखा है, तो अगर a और b मिलने के बाद, a और b जोड़ने के बाद अगर मुझे ये मिल रखा है, तो देखो थर्ड वेक्टर आपको जो भी जोड़ने के बाद जो वेक्टर मिला है वो कैसा है, वो x में कितना है, -2 है, तो मतलब ये रहा होगा -2, और j में कितना है 3, तो ये रहा होगा 3। अब मैं आपसे पूछूं इसका नेट किधर की तरफ को आएगा, तो बच्चों इसका नेट जो आएगा वो इधर की तरफ को आएगा। दिस इज द नेट। अब ये किसका नेट है, ये नेट है a + b का। तो मतलब ये जो एरो दिखा रहा है ये कोई थर्ड वेक्टर है जो एक्चुअली आपको क्या दिखा रहा है, a + b का सम बता रहा है। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई, है ना। तो फाइनली a ये था, b ये था, जब जोड़ा तो कोई जो थर्ड वेक्टर मिला वो इस तरीके से इंक्लाइन मिला, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसमें क्या मुझे आपको नया सिखाना है वो आप देखना। तो ये तो खैर बहुत नई बात नहीं है, तो नई चीज़ क्या है वो मैं आपको अब ज़रा यहाँ पे दिखाता हूँ। उसके लिए आप मुझे थोड़ी जगह चाहिए होगी, मैं इसके लिए एक काम करता हूँ, ये वाली चीज़ें सब मिटा देता हूँ। तो अब आप ज़रा दोबारा से इस a और b को ज़रा चेक करो। देखो a तो हो गया 2y - 3j, है ना। अच्छा, a कहाँ था, a यहाँ इधर की तरफ को था, b यहाँ की तरफ को था, और a + b कहीं इधर की तरफ को आया है। हाँ, फिर देखो यहाँ था a, और इन दोनों का जब ऐड किया, जब इन दोनों को रिप्रेजेंट किया तो यहाँ आया था b, और a + b कहीं इधर की तरफ को आया है। अब इस बात को ज़रा दोबारा से समझो। तो ये a ये b, तो a को तो रहने दो, और ज़रा b की शक्ल देखो। अगर आप b की शक्ल देखो तो अगर मैं यहाँ से -2 कॉमन ले लूँ तो देखो अंदर क्या बचेगा, -2 कॉमन लेने पे यहाँ बचेगा 2y और यहाँ बचेगा -3j। अब इसको मैच करो अपने a के साथ, तो अगर आपको मिलेगा b = -2, ऐसे ही रहा। इस चीज़ को ज़रा देखो तो a कितने के बराबर है, ये बराबर है a के बराबर है। तो इसका मतलब मुझे क्या मिल गया, b = -2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a मिल गया। अब इसमें क्या नया चीज़ है, क्या नई चीज़ सिखाई मैंने आपको, अभी कुछ नहीं सिखा रखा, सिखाऊंगा तो अब।
सिखाने वाली बात यह है कि एक वेक्टर ए था, दूसरा वेक्टर जो बी था वो कुछ नहीं है, वो 2 टाइम्स ऑफ ए के है। अब इसको कुछ सिखाने से पहले मैं आपको एक जनरलाइज तरीके से इसको बताता हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मान लो इफ ए एंड बी आर द 2 वेक्टर्स, ए और बी क्या हैं, 2 वेक्टर्स हैं। अब ये दो वेक्टर्स क्या हैं, आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। ये दो वेक्टर्स क्या हैं, या तो पैरेलल हो सकते हैं या फिर एंटी पैरेलल हो सकते हैं। बात को समझना, मैं आपसे ऐसा कह रहा हूँ, इसकी बात बाद में करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ए और बी क्या है, 2 वेक्टर्स हैं। अब या तो वो पैरेलल हो सकते हैं या वो एंटी पैरेलल हो सकते हैं, है ना। इन दोनों में से कुछ नहीं भी हो सकते हैं। हाँ, तो मैं जरा इन दोनों की कंडीशन लेके चल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 2 वेक्टर्स हैं ए और बी, या वो पैरेलल हैं या फिर वो एंटी पैरेलल हैं, ऐसा मान लो आप। तो बच्चों जब ऐसा होगा तो वो क्या होंगे, वो वेक्टर कैसे होंगे, वो b इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए हो सकते हैं, या फिर वो a इज इक्वल टू क्या हो सकते हैं, के टाइम्स ऑफ b हो सकते हैं। बताओ बात समझ में आई, है ना। तो इन दोनों में से हमारी सिचुएशन ये वाली है। तो जरा इसी को फिर आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, k क्या है यहाँ पे, k है कांस्टेंट या कोई स्केलर वैल्यू है। क्या है, कोई एक स्केलर वैल्यू। अब अगर 2 वेक्टर्स या तो एक दूसरे के पैरेलल हैं या अगर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, तो वो ऐसी सिचुएशन देंगे आपको। मतलब एक वेक्टर k टाइम्स होगा दूसरे वेक्टर के, या फिर पहला वेक्टर दूसरे के k टाइम्स रहा होगा। तो मैं जरा इसको आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब इस सिचुएशन में बच्चों k की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, बहुत काम की बात है। शक्ल देख के आपको आंसर पता लग जाएगा क्वेश्चन का। बच्चों पहली पॉसिबल वैल्यू ये हो सकती है कि k क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। अच्छा एक मिनट, बोर्ड स्पष्ट दिख रहा है आपको, हाँ बहुत बढ़िया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि k क्या हो जाए, k हो जाए पॉजिटिव। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है k हो जाए कितना, +1। और चौथी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि k क्या हो जाए, -1 हो जाए। इन 4 पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर ज़रा वर्कआउट करते हैं। अब अगर k हो गया पॉजिटिव, अगर ये k हो गया पॉजिटिव, सॉरी अगर k हो गया नेगेटिव, तो इसका मतलब जो a और b होंगे वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। वहीं अगर k हो गया पॉजिटिव, तो a और b वेक्टर्स क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल रहे होंगे। उसी तरीके से बच्चों अगर k हो गया +1, तो इसका मतलब a और b दोनों वेक्टर क्या होंगे, एक जैसे होंगे। कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। मतलब दोनों की शक्लों में कोई फर्क नहीं होगा, दोनों एक ही वेक्टर होंगे। वहीं k हो गया -1, तो इसका मतलब इस सिचुएशन में कह सकता हूँ कि a और b मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होंगे, लेकिन कैसे एक्ट कर रहे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होंगे, है ना। वही बात हो गई, जैसे मान लो ये a वेक्टर है, तो ये जो इधर की तरफ को होता है ये -a होता है। तो k 1 या फिर -1 हो जाए तो दोनों में ये दोनों वेक्टर सेम रहे होंगे। बस मैं ऐसा कह सकता हूँ कि दोनों वेक्टर सेम रहे होंगे, या अगर ऐसा हो जाए तो एक दूसरे का क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर होगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत फ़ायदे का सौदा है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो फिर एक बार समझ लेते हैं। मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2 वेक्टर्स हैं a और b, तो 2 सिचुएशन यहाँ पे हो सकती हैं, मे भी पॉसिबल हो सकती हैं। या तो वो एक दूसरे के पैरेलल हो या वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो। तो इन दोनों ही सिचुएशन में एक वेक्टर दूसरे का k टाइम्स रहा होगा। k यहाँ पे कोई स्केलर है, या तो वो ऐसा हो सकता है या वो फिर ऐसा हो सकता है। तो सपोज करते हैं वो ऐसा है। अगर वो ऐसा है तो k की इतनी पॉसिबल वैल्यूज़ यहाँ पे पॉसिबल हैं, या तो k नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा या +1 होगा या -1 होगा। अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब a और b क्लियर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, मतलब एक इधर काम कर रहा है तो दूसरा उधर काम कर रहा है ना। अगर k पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब दोनों एक डायरेक्शन में है, तो a ये रहा होगा और b ये रहा होगा, है ना। वहीं अगर k +1 है तो दोनों वेक्टर फिर एक ही होंगे, वो दोनों वेक्टर अलग वेक्टर नहीं हो सकते, दोनों वेक्टर सेम होंगे। वहीं अगर नेगेटिव है तो भी ये दोनों वेक्टर सेम ही होंगे, लेकिन किस सिचुएशन में होंगे, ये a वेक्टर तो ये उसका -a वेक्टर, है ना। बात क्लियर हुई ना, ये नेगेटिव वेक्टर हैं एक दूसरे के। फिर तो ये एक सिचुएशन मुझे आपको समझानी थी, ये नई चीज़ मैंने आपको बता रखी है अभी। अब बैक टू द क्वेश्चन। अब इस सिचुएशन को अगर आप देखो तो b इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ a आ रखा है, मतलब ये वाली सिचुएशन के ऊपर बात चल रही है। अब अगर इस सिचुएशन के ऊपर बात चल रही है तो इसका मतलब b क्या रहा होगा, b रहा होगा ये वाला, ये रहा होगा b वेक्टर। और a क्या रहा होगा, a रहा होगा, ये येलो लाइन से दिखा रहा हूँ, ये लाइन थोड़ी छोटी आएगी एक b के रेस्पेक्टिवली, क्योंकि b क्या है, a का दुगना है। तो अगर ये a है तो उसका जस्ट अपोजिट क्या रहा होगा, b रहा होगा। ये दोनों एरो की लेंथ मैंने अलग अलग कर रखी है, थोड़ी छोटी लेंथ है, ये बड़ी लेंथ है, क्योंकि b a का क्या है, दुगना है, डबल है।
अब क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव के साथ है तो उसका मतलब दोनों वेक्टर कैसे एक्ट कर रहे होंगे, एक दूसरे के अपोजिट एक्ट करेंगे। और यही मैंने आपको शुरू में इस क्वेश्चन को जब कराया था तो मैंने आपको बताया भी था। तो 2 और 3 का नेट ए ये इधर की तरफ को, वहीं 6 और 4 का नेट ए बी इधर की तरफ को। अब ये एक दूसरे के अपोजिट हैं या नहीं है, बस उसको हमने क्रॉस चेक करा। हमने देखा जो बी है वो -2 टाइम्स ऑफ ए है, इसका मतलब इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी है। बस क्योंकि नेगेटिव है, ये स्केलर आपका के क्योंकि नेगेटिव है, इसका मतलब ये वाली सिचुएशन हो रही है, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, एंटी पैरेलल है। क्लियर हुआ ना बच्चों, ये बात आगे जाके बहुत काम आएगी आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। जब काइनेमेटिक्स में आपको पढ़ाऊंगा ना उस सिचुएशन में आपको ये चीज़ बहुत यूज़फुल लगेगी। अभी तो खैर उतना यूज़फुल नहीं लग रही है, चलो खैर जो भी है, मुद्दा यहाँ पे ये वाला होता है ख़त्म। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, आपसे कहता है इफ a unit vector if a unit vector is represented by 0.5 I cap plus 0.8 j cap minus c k cap, then find the value of c। बच्चों ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है इस टाइप का क्वेश्चन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, आपको इस सी की वैल्यू निकालनी है। सी ऑब्वियस है, कोई ना कोई वैल्यू रही होगी जो एक्चुअली क्या कह सकते हैं, ये ए जेड टाइप का है, मतलब जो भी है ये बता रहा है कि ये जेड डायरेक्शन में कितना काम कर रहा है। खैर छोड़ो, इतना आप जानते ही हो, बार बार एक ही बात को मुझे ना रिपीट करने की आदत है, पता नहीं क्या हैबिट सी पड़ गई है। एक्चुअली वो ऑफलाइन क्लासेस में ना जब हम पढ़ाते हैं तो फिर अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, कोई थोड़ा सा वीक है, कोई और ज़्यादा वीक है, तो बार बार रिपीट करने की मेरी थोड़ी हैबिट सी पड़ गई है। खैर इसको आप ज़रा भी दिल पे मत लेना। मैं आता हूँ इस क्वेश्चन में। देखो बच्चों आपसे क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल एक मतलब ना स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो, और जनरली ऐसा क्वेश्चन आपको करीब करीब हर बुक में मिल ही जाता है। आपसे कह रहा है यूनिट वेक्टर है जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो इस तरीके से, मतलब ये है तो एक यूनिट वेक्टर का ना रिप्रेजेंटेशन। अब क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है आपको सी की वैल्यू पता करनी है। अब असली मुद्दा है क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर के लिए हम क्या जानते हैं, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, बिल्कुल सही 1 होता है। मतलब मैं अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, कुछ भी हो जाए इसका मैग्नीट्यूड होगा 1 के बराबर ही। बस इसी सिचुएशन का उठाते हैं हम फायदा। अब क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है दैट मीन्स इट्स मैग्नीट्यूड विल बी 1, तो हम करते क्या है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर, बचा c प्लस c का स्क्वायर। क्योंकि मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है और ये एक यूनिट वेक्टर है, दैट मीन्स इट मस्ट बी इक्वल टू 1 के बराबर। अब इसको सॉल्व करना है, स्क्वायर यहाँ से रूट हटाना पड़ेगा। तो रूट हटाने का एक ही तरीका होता है, बचपन में हमें सिखाया गया था, रूट कैसे हटाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ये 0.5 का स्क्वायर आएगा, ये 0.8 का स्क्वायर आएगा, और ये c का स्क्वायर एज इट इज़ ऐसे ही रहा, और ये सब कुछ कितने के बराबर, 1 के बराबर। अब 0.5 का स्क्वायर करना आपको आता ही होगा, मतलब 0.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये आएगा 0.25। 0.8 का स्क्वायर मतलब 0.64 प्लस c का स्क्वायर ऐसे ही रहा। अब इन दोनों को जरा ऐड करोगे तो मेरे ख्याल से ये 0.89 आ रहा होगा। देखो मेरी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है ना। प्लस c का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो फाइनली जो c का स्क्वायर आया 1 माइनस 0.89 आया। इसको आप और सॉल्व करो तो ये 0.11 आएगा। तो c कितना हुआ, तो स्क्वायर अगर हटेगा यहाँ फुदक के आ जाएगा अंडर रूट। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ 0.11। अब तुम कहोगे सर इसका भी आंसर निकाल के दिखाओ ना, मेरे पास का आंसर नहीं है ना, मेरे पास जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसमें ये एक ऑप्शन था और मैं फटाफट क्या करूँगा, इस ऑप्शन को टिक करके निकल लूँगा। तो ये बच्चों मैंने आपसे डिस्कस किया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D प्लेन, सॉरी 3D स्पेस, है ना। अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो बच्चों नेक्स्ट में हम बात करने जा रहे हैं वेक्टर मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की। बहुत कोर कॉन्सेप्ट होता है आपके वेक्टर्स का, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।